तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री मैथमेटिक्स 02 की वीकली समरी 10 जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे वीक 10 को। एंड इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडियंट। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, जिसको अब हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। लेट से ये आपके पास गिवन है साइन एक्स वाई। ठीक है, अगर आपको इसको ग्रेडियंट के फॉर्मेट में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो आप इसको देखो, इस तरीके से लिखोगे, ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब देखो ये जो आपने डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, पहली बात तो ये जो आपको ट्रायंगल से बना हुआ है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ओके, कई जगह पे इसको डेल बोल देंगे, कई जगह पे डेल्टा बोलेंगे। तो ये तो जस्ट इसका नाम है, तो नाम पे उतना आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसका फंक्शन समझते हैं। तो देखो, ये बेसिकली कहता है क्या है, ये आपको सिंपली कहता है कि आपका ये जो ग्रेडियंट है, ये इक्विवेलेंट होगा आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स के। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एफ टू वाई। ठीक है, तो ये सिंपली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, लेट से आपका यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? साइन एक्स वाई को अगर आप डेरिवेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कैसा आएगा? तो देखो, आपको पता है कि जब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जो भी नीचे लिखा रहता है हमें सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में करना होता है। इसके अलावा जो भी वेरिएबल रहता है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स वाई है, तो साइन को अगर हम डेरिवेट करेंगे तो ये कॉस एक्स वाई बन जाएगा। फिर एज पर चेन रूल हम एक्स वाई का डेरिवेट करेंगे, एक्स वाई को आप डेरिवेट करोगे तो ये सिंपली आपका वाई बनकर आएगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अब सिमिलर वे में आप यहाँ पे डी एफ बाई डी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका बनकर आएगा कॉस एक्स वाई इंटू में एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे पूछोगे कि आपका ग्रेडियंट कितना है, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास y cos एक्स वाई कॉमा एक्स cos एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फंक्शन है x1 x2 ऐसे करते करते एक्स एन वेरिएबल तक का। ठीक है, मल्टी वेरिएबल बेसिकली केस है, जहाँ पे आपके पास जो डोमेन है वो डी है, जो कि खुद एक सबसेट है आर एन का। ठीक है, सपोज ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए आपके पास एक पॉइंट है जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो आप कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट वेक्टर होगा फंक्शन का एट ए इज द वेक्टर एफ एक्स वन ए एफ एक्स टू ए, ऐसे करते करते बाकी सारा तो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये बस ये फंक्शन बताया कि हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको आपने यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते ही हमने देख ही लिया है। ओके, नीचे भी यहाँ पे सेम डेफिनेशन को रिपीट करा गया है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसको मैडम से कर देता हूँ। तो देखिए, ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये वाला एग्जाम्पल तो अभी हमने पीछे देख लिया। ठीक है, साइन एक्स वाई वाला, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे डेल्टा यानी कि ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, ग्रेडियंट फॉर योर फंक्शन एक्स वाई, तो वो कितना आएगा? ठीक है, तो देखो, अब इसके लिए पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि डी एफ बाई डी एक्स कोमा डी एफ बाई डी वाई होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी एफ बाई डी एक्स क्या आएगा? आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो योर क्वोशिएंट रूल। ठीक है, बेसिकली डिवाइड वाला रूल डेरिवेटिव्स का। तो जब आप ये करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला एज इट इज अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका जनरल केस हो गया। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। देखो, अगर आपका यहाँ पे एक्स कोमा वाई अगर ये नॉन जीरो होगा, तब आपका ये सिंपल ऐसे खुलेगा। अगर ये दोनों टर्म्स एक्स और वाई अगर ये 0,0 के इक्विवेलेंट हुआ, ओके, अगर ये 0,0 के इक्विवेलेंट हुआ तो सिंपली हम इसको जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये आप कह सकते हो इसके दो केस हो गए। ओके, सिमिलर वे में आप यहाँ पे डेल एफ बाय डेल वाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वहां पे भी अगेन दो केस ही आएंगे। तो देखो, वहां पर आपका ये चेंज हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तब है
जब आपका एक्स कोमा वाई यहाँ पे नॉन जीरो है। ओके, वही अगर एक्स और वाई जीरो के इक्वलेंट होगा तो ये सिंपली आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों केसेस को कंबाइन करोगे, ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स वाई लिखोगे, ठीक है, ये याद रखना इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कहीं आप सोचो कि साइन एक्स वाई के लिए नहीं। ठीक है, तो देखो अगर आप इन दोनों केसेस को कंबाइन करोगे तो आपका क्या बनकर आएगा। तो देखो सिंपली आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमा ये आपका एक्स वाला हो गया, ठीक है, यानी कि पहला वाला। अब ये दूसरा बाद वाला, ठीक है, नीचे हम वाला लिख लेंगे, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपली आपका यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट बन चुका है। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। ओके, तो ये वाला आपका केस बन जाएगा जो आपका एक्स वाई जीरो के इक्वलेंट नहीं है। ओके, और अगर ये एक्स कॉमा वाई अगर आपके जीरो के इक्वलेंट हुए तो उस केस में हमारे पास डायरेक्ट आंसर जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सिंपल है, आपको बेसिकली बस एक पार्शियल डेरिवेटिव का आप कह सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बनाना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट की जो आप देख सकते हो, तो ये तो हर जगह ही वैलिड रहती है। पहली होती है लीनियरिटी, ठीक है, यानी कि आप कोई कॉन्स्टेंट अगर सी लिखा हुआ है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल तो आपका सेम यहाँ पे डेरिवेटिव जैसे ही लगता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज। ठीक है, सिमिलर वे में आप यहाँ पे डिवाइड रूल भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन रूल, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जनरल थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो ये जो आपका एफ यू होता है फॉर योर ए, ये आपके पास कोई पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसको कई बार हम यहाँ पे ई ए एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको भी हम कहते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर योर फंक्शन, जहां पे आपका जो फंक्शन है वो ए के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन ए डॉट यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का अगर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे विद यूनिट वेक्टर यू, ठीक है, यू क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, तो ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि R3 से R तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि डोमेन आपके पास यहाँ पे R3 है एंड यहाँ पे जो रेंज है वो R है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा। ठीक है, उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या होगी। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट जो रहता है वो बेसिकली आपका जो फंक्शन रहता है उसके यहाँ पे लाइक आप कह सकते हो कि डोमेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे डोमेन है R3। ओके, ये डोमेन है R3। ठीक है, फॉर फंक्शन, अगर आप यहाँ पे डेल्टा एफ देखोगे, ठीक है, अच्छा ये डेल्टा को बेसिकली आप यहाँ पे चाहो तो उल्टा बना सकते हो, चाहो तो सीधा भी बना सकते हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, जनरली तो उल्टा ही बनाना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओके, अब अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एफ की बात करोगे तो यहाँ पे आपका कोडोमेन एंड डोमेन ये दोनों ही इसकी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी कि R3 वाले आपके आंसर हो जाएंगे, तो सीओडी आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो ये अगला वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, तो ये आपसे एक सिंपल पूछ लिया गया कि अगर फंक्शन R3 से R तक डिफाइंड है, ग्रेडियंट हम यहाँ पे डेल्टा एफ कह रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ क्या रिश्ता होगा, एंड यहाँ पे आपको बताया गया कि जो भी चीज यहाँ पे इन दो एरोस के इन बिटवीन होगा वो बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम डी एफ की बात करें, ठीक है, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर योर फंक्शन, जहां पे आपकी जो वैल्यू आप इनपुट में लोगे वो होगी ए। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वलेंट हो जाएगा, तो आपको पता है कि आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट आप कह सकते हो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट टाइम्स योर वेक्टर। ठीक है, टू बी प्रिसाइज यूनिट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे तो आपका जो वेक्टर है वो यहाँ पे आप जो वैल्यू ले रहे हो उसकी इक्वलेंट होगा, तो ये तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हो। ओके, अच्छा अब ये जो ए आप ले रहे हो ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, राइट।
ठीक है। तो आप देखो इसकी जगह आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन होती है कि अगर ए कैप लिख रहा है तो ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो आपको तो बताया गया कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम एरो के इन बिटवीन रखेंगे, तो ऊपर वाला तो एरो के इन बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा एफ ए। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया। अब किसी को भी आप आगे लिख सकते हो, किसी को भी पीछे लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और ये जो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप मैच करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा कि आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए और ये जो डेल्टा एफ है आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स साइन वाई इफ डेल्टा एफ एट द पॉइंट एल एन टू एंड पाई बाय फोर इज के कॉमा के। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी जो के स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आएगी। ओके फाइन, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए फंक्शन आपको दे दिया गया है, आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है और आपको पॉइंट भी डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे ग्रेडियंट निकालने जाएं तो ग्रेडियंट आपको पता है कि डेल एफ बाय डेल एक्स कॉमा डेल एफ अपॉन डेल वाई के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे डेरिवेट करना पड़ेगा। तो देखो ई की पावर एक्स साइन वाई को अगर आप डेरिवेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर में एक्स साइन वाई। ठीक है, कॉमा ई की पावर में एक्स कॉस वाई। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे डेरिवेट कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन ये रहा ई की पावर एक्स साइन वाई को अगर आप डेरिवेट करोगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन वाई आपका एज कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। एंड ई की पावर में एक्स को जब आप डेरिवेट करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा, एक्स को डेरिवेट करोगे तो वन आएगा। ठीक है, तो इन टू में वन करोगे तो यही चीज आ जाएगी बेसिकली। ओके, तो आई होप यहाँ पे डेरिवेट आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा एफ निकालना है फॉर योर एल एन टू कॉमा पाई बाय फोर। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो देखो ई की पावर में एल एन टू साइन पाई बाय फोर कोमा ई की पावर में एल एन टू कोस पाई बाय फोर। बहुत अच्छे। तो देखो अब ई और एल एन आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं तो एक दूसरे को गायब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, टू। एंड साइन पाई बाय फोर आपके पास होता है वन अपॉन रूट टू। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे टू इंटू में वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन में रूट टू। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन में रूट टू कॉमा टू अपॉन में रूट टू। एंड आपको बोला गया था ये के कॉमा के इक्वलेंट होगा, तो अगर आप कंपेयर करोगे इससे, अगर आप यहाँ पे इक्वल टू के कॉमा के करोगे तो आप कह सकते हो कि के की वैल्यू आ रही है टू अपॉन रूट टू। आपको पूछा गया था कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो देखो टू अपॉन रूट टू को अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऊपर फोर आएगा नीचे टू आएगा, कट करोगे तो ये ओवरऑल टू आएगा। ठीक है, तो टू आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यहाँ पे कि लेट पी इक्वल टू माइनस के अपॉन में आर, या जो आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है आर का क्यूब इंटू में आर, जहाँ पे आर आपके पास एक वेक्टर है एक्स वाई जेड जो कि आपका आर थ्री से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आपके पास ओरिजिन वाली वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। Among the option below, choose for which the following function f satisfy delta f equal to p। तो जस्ट आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये काफी आसानी से आप कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे डेल्टा निकालना है एंड इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको एज होमवर्क ले सकते हो, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेट फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक बार पहले डेल्टा एफ कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले के लिए। तो देखो डेल्टा एफ आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई कोऑर्डिनेट है तो इसलिए हमने यहाँ पे जेड वाला भी लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा एट एक्स, ये आएगा एट वाई एंड ये आएगा माइनस का टू जेड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आता होगा, आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं।
तो देखो अब यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि आपको 102 पे चेक करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम 102 पे चेक करें, अच्छा बाय द वे देखो ये 8x 8y एंड -2z आ रहा है, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ रहा है। अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ रहा है तो डेफिनेटली ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ओके, एंड कॉन्टिन्यूस होगा भी तो कहाँ पे, ये R3 में होगा क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो बी वाला है ये तो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा, एंड जो सी वाला है ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, 8 टाइम 1 8 टाइम 0 -2 टाइम 2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 8 0 -4, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि बेसिकली आपको डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए फंक्शन ये रहा आपके पास, फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, अब यहाँ पे डेरिवेट करते हैं तो वाई तो आपको पता है यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई आपके लिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये जीरो आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2x टाइम्स वाई का क्यूब, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा -2xy³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। एंड डेफिनेटली अब देखो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि भैया आपने ऊपर वाला तो करा है, चलो यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू थी, अगर यहाँ पे ये सेम दो वैल्यू हो जाती, सिर्फ ये अंतर आता है कि आपका एक्स जीरो की इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे चेक करोगे। तो देखो नीचे तो यहाँ पे एक्स वाई आपका जीरो हो नहीं सकता, तो ये हमेशा तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका एक्स कॉमा वाई नॉन जीरो के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे देखते हैं। डेल एफ बाई डेल वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज अपॉन में नीचे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 3y² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2y y³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब आप यहाँ पे सिंपली सॉल्विंग करोगे तो ये हो जाएगा 3x² वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर आप मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में जस्ट आपको सेम यही क्वेश्चन में बेसिकली चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हो यूजिंग योर लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स में जैसे हमने पहले सीखा था आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप एज होमवर्क ले लो, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो अगेन यहाँ पे डेल्टा बाय डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला केस उठाना है, डेल्टा बाय डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, एंड जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसमें वैल्यू फिल कर देनी है, ठीक है। वैल्यू फिल कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका ए एंड बी आएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, आराम से ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में भी अगेन एट्थ क्वेश्चन को यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सटेंड करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल बाय अच्छा, तो यहाँ पे तो सिंपली आपकी जस्ट वैल्यू फिलिंग करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स कॉमा जीरो और 0 वाई इन सब पे चेक करना पड़ेगा, तो ये भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द डायरेक्शनल ऑफ, यहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए था वैसे, ठीक है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव या फिर आप कह सकते हो डेरिवेटिव लिख दो, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्टीपेस्ट एसेंट और डेसेंट। तो देखो एसेंट का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, डेसेंट का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है
फॉर एन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट मोहन भार्गव इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर फ्लोज डाउन अ पर्टिकुलर हिल। तो मोहन भार्गव आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर करेक्टर है शाहरुख खान का, ठीक है, स्वदेश मूवी का, तो जिसमें वो साइंटिस्ट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे उनका ही रेफर करते हुए बताया गया है कि वो एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड उनको चेक करना है यहाँ पे कि जो वाटर है वो किस प्रकार यहाँ पे हिल के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कभी एक ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, एंड नीचे आ रहा है तो भी नीचे आने के भी अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ढलान कम है, यहाँ ढलान ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और सेम वे में आप कह सकते हो कि जो ऊपर भी चढ़ रहा है वहां पे भी ये सेम प्रोसीजर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम प्रकार ऊपर चढ़ रहा है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो और बढ़ गई, यहाँ थोड़ी स्लोप कम हुई, फिर यहाँ और बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आप कह सकते हो कि नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग डायरेक्शन होती है, ऊपर चढ़ने के लिए भी एंड नीचे आने के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कैसे हम यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली आपको देखना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमाइज हो सकता है, एंड इवन आपका जो फंक्शन है वो 0 के इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f जो कि x1 x2 ऐसे करते करते xn मल्टी वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे डोमेन आपकी d है जो कि खुद एक Rn से उठाया गया एक सबसेट आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपको यूज करना है अराउंड अ पॉइंट ए, ठीक है। अब आपको ये बोल देगा कि आप पहले से मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट करता है एंड कॉन्टिन्यूस भी है ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्सिमाइज अगर सॉरी मिनिमाइज अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे आपका ग्रेडियंट टाइम्स यूर यूनिट वेक्टर, ठीक है, या जिस भी पॉइंट पे आप बेसिकली चेक कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट रहता है। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि ए डॉट बी आपका होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। तो अगर हमको यहाँ पे चाहिए कि ये मिनिमाइज्ड रहे, यानी कि कॉस की मिनिमम वैल्यू लेके चलनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 एंड ये एग्जिस्ट करती है जब आपका थीटा होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक ज्ञान है जो आपको पता होगा, ठीक है। तो cos थीटा इज मिनिमाइज्ड व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, व्हिच मींस u इज इन अपोजिट टू डेल्टा एफ ए, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका यूनिट वेक्टर u है, बेसिकली ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको बताई गई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आप समझ भी सकते हो अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। तो दोनों एंगल में यहाँ पे एकदम आप कह सकते हो कि जमीन आसमान का फर्क है, एकदम उल्टे हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे -1 लिखोगे तो डेफिनेटली अगर आप वैल्यू को चेक करोगे तो ये माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मॉड यू तो आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है ये, ठीक है। तो ये आपका सिंपली नेगेटिव में आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलर वे में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आपको पता है कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। एंड ये वैल्यू आती है जब आपका यहाँ पे थीटा होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा अगर आप 0 डिग्री करोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हो जाएगी ये, ओके। चलिए, बहुत अच्छे। इवन यहाँ पे आप ऐड लिख सकते हो, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, आप यहाँ पे चाहो तो मॉड वी भी लिख सकते हो, मॉड यू भी लिख सकते हो, ठीक है। जनरली तो वो यूनिट वेक्टर होते हैं इसलिए हम लिखते नहीं है, बट लिख भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखो, अब आपसे पूछा जाता है कि किस केस में यहाँ पे रिमेन अनचेंज्ड वाली बात आ जाएगी कि कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपकी जो स्लोप है उसमें कोई मतलब चेंज वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्शन आपकी अनचेंज रहेगी। ऐसा कब होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केस में। तो जब आपका यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि थीटा आप 90 डिग्री यूज करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये अनचेंज्ड रहेगा, ओके। एंड इस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ पे जो u होता है वो ऑर्थोगोनल होता है टू योर ग्रेडियंट एफ ए, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ ए डॉट यू करोगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, इन दिस केस, ये नीचे वाला, ओके। चलिए, अगर हमको यहाँ पे कंक्लूड करना हो सारी चीजों को समझते हो तो आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे स्टीपेस्ट एसेंट की बात करें, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, जब आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और मैक्सिमाइज होता है, तो यहाँ पे आपका जो u होता है उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है? डेल्टा एफ, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे चल नहीं रहा है इसको। फाइन। तो देखिए,
जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, अगर आप उसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये डेल्टा एफ अपॉन में मॉड ऑफ डेल्टा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव वाला केस हो गया। वहीं अगर आप यहाँ पे अगर स्टीपेस्ट डिसेंट देखोगे, यानी कि आपकी मिनिमम वैल्यू देखोगे उस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे नॉन चेंज देखोगे तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, एंड इस पर्टिकुलर केस में आपका जो u होता है वो ऑर्थोगोनल होगा टू योर ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कंसीडर अ फंक्शन जो कि R2 से R तक डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये फंक्शन आपका हो गया सामने। ठीक है, और ग्रेडियंट आपका यहाँ पे 1,1 पे ए बी के इक्वलेंट है, आपको a माइनस बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखो, फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छे। ग्रेडियंट ऑफ एफ आपको 1,1 पे बता दिया गया है कि a कॉमा बी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, a माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो देखो ग्रेडियंट आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स कॉमा डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, तो देखो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आएगा, तो देखो आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आप करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ओके, अगर वहीं आप y के रिस्पेक्ट में जब इसको आप डेरिवेट करोगे तो ये आएगा 4xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y। बहुत अच्छे। अब सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, 1,1 अगर आप पुट करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है, ठीक है, 1,1 पे वो आ रही है 8,8, यानी कि आपका a भी 8 है, b भी 8 है। तो अगर आप a माइनस बी करोगे तो यानी कि 8 माइनस 8 विच मीन्स आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यहाँ पे कि कंसिडर फंक्शन f जो कि R2 से R तक डिफाइंड है एंड फंक्शन एक्स वाई आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। चलिए, बहुत अच्छे है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे डेल्टा एफ की बात करोगे तो ये तो आपका सीधे सीधे डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई की इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इंटू में 2x प्लस वाई। ठीक है, डेरिवेट करेंगे तो सिमिलर वे में डेल एफ बाई डेल वाई भी आप निकाल सकते हो, तो ये भी आएगा ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इंटू में एक्स प्लस 3y स्क्वायर। आप सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग पहले तीन ऑप्शन तो नहीं हुए। ठीक है, इनको तो हटाई दो आप। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं लास्ट के दो ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वाला केस बता दिया गया है, तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला केस उठाना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट आपको बता दिया गया कि 1,1 है। ठीक है, तो डेल्टा एफ 1,1 पे आपके पास कितना आएगा आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो देखो कितनी हो जाएगी, ई की पावर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 टाइम 1 प्लस 1 का क्यूब 2 टाइम 1 प्लस 1 कॉमा ई की पावर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 टाइम 1 प्लस 1 का क्यूब टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर। ओके, चलिए, तो देखिए ये हो जाएगा ई की पावर में 3 टाइम्स 3 एंड ये हो जाएगा ई की पावर में 3 टाइम्स 4। ठीक है, टू बी प्रिसाइज अगर आप ई की पावर 3 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3,4। बहुत अच्छे। ठीक है, ओके, तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन बता दी गई है एंड आपके पास यहाँ पे डेल्टा एफ आ चुका है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे किस केस में मैक्सिमाइज होगा। तो देखो आपको पता है कि जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एफ यू होता है, ठीक है, जो कि आपका 1,1 की इक्वलेंट है, ये हो जाएगा डेल्टा एफ फॉर योर 1,1 डॉट
यू। यू आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ठीक है। बेसिकली आपका डायरेक्शन या पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो इसको आप देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना आने वाला है आपके पास, तो क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इंक्रीज मोस्ट रैपिडली, मतलब मैक्सिमम वाला केस है। ओके, मैक्सिमम वाला केस है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वाली आएगी, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्टली आपका सीधे सीधे ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो अभी आपने निकाली 3,4 है, ठीक है। ओके, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ई की पावर में 3 टाइम्स 3,4, ठीक है। बहुत अच्छे। ओके, चलिए बहुत सही। एंड साथ में हमारे पास यूनिट वेक्टर यू है, ठीक है। तो ये तो आपका 1,1 ही है, ठीक है। तो ये तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, या फिर इवन आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो मैक्सिमाइज वाले केस में आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपको चेक करना है कि वैल्यू ये मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं हो रही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप सिंपली यहाँ पे डेल्टा एफ बाई मॉड ऑफ डेल्टा एफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपने अभी देखा है पीछे टेबल में कि यहाँ पे आपके जो पास जो डायरेक्शन रहती है वो डेल्टा एफ अपॉन में मॉड ऑफ डेल्टा एफ रहती है, ठीक है, मैक्सिमम वाले केस में। तो सीधे सीधे आप इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो देखो पॉइंट आपके पास यहाँ पे ई की पावर में 3,4 है। अगर आप यहाँ पे ई की पावर में 3 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये बनकर आएगा ई की पावर में 3 तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। एंड ये नीचे आपके पास बन जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25, रूट 25 आपका 5 होता है, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ई की पावर में 3 ऊपर 3,4, ई की पावर 3 से ई की पावर 3 गया 1/5 टाइम्स 3,4। तो यही वैल्यू आ रही है, हाँ जी। तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी करेक्ट आ रही है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो सिमिलर केस यूज करते हुए हम यहाँ पे लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो सिमिलरली जो आपका डेल्टा एफ है 1,-1 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चेंज करा गया है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट बदला गया है, ठीक है। तो इसलिए हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो ये जो ई की वैल्यू आएगी वो जाएगी ई की पावर -1 1,4, ठीक है। तो आप ये वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस केस में चेक कर लेते हैं। तो देखो डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा एफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये आपका डिक्रीज मोस्ट रैपिडली है तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लगाओगे एक आगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखो ई की पावर -1 और अपॉन में अंडर रूट ई की पावर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ई की पावर में -1 1,4, ई की पावर में -1। अब देखो रूट में कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 1 17, तो ये रूट 17 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/√17, इस नेगेटिव वाले साइन को अगर हम इधर लाएं तो ये नेगेटिव का 1 कॉमा नेगेटिव का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास, हाँ, ये आपकी डायरेक्शन यही आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे टी एक्स कॉमा वाई पहले से डिफाइन कर दिया गया है, जो कि है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको बताना है फ्रॉम द पॉइंट 1,3 इन विच डायरेक्शन द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज द मिनिमम। ओके फाइन। तो अब आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें डेल्टा टी की, ठीक है, अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स कॉमा डेल एफ बाई डेल वाई, जो कि आपका आ जाएगा अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉमा 2yx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ओके। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें 1,3 पॉइंट की, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 15,7। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू फिट फिल करके देखोगे तो यहाँ पे 15,7 ही आ जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके फाइन। अब देखो, अब आपसे पूछेंगे किस डायरेक्शन में ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जिस अगर ये मिनिमम होगा, ठीक है, पहली बात तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ इसके इक्वलेंट होगा, राइट। तो देखो 15,7 अपॉन में अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 15,7 अपॉन में रूट 274। और इस वाले नेगेटिव के साइन को अगर हम इधर भेजें तो ये हो जाएगा माइनस का 15,7 अपॉन में रूट 274। ठीक है, आप चाहो तो इसको -15, -7 टाइम्स 1 अपॉन में रूट 274 भी कह सकते हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप सेम पॉइंट पे यहाँ पे अगर आप मैक्सिमाइज करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे नेगेटिव का साइन बस हटाना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव नेगेटिव साइन। ओके, चलिए, तो यानी कि ये डी ऑप्शन इसका आपका डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अब सिक्स वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास .1,3 है तो किस डायरेक्शन में जाते हुए जो टेम्परेचर चेंज होगा वो यहाँ पे 0 की इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पे आपको करना है कि ऑर्थोगोनल वाला केस लेना है। ठीक है, यानी कि आपका जो डेल्टा एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एफ आएगा। ठीक है, ओके, यानी कि जो आपका अभी हमने देखा था तो ये आया था 15,7 अपॉन में रूट 274। आपको इसको किसी ऐसे वेक्टर के साथ डॉट करवाना है जिसके जरिए हमारे पास जो आंसर है वो 0 हो जाए। ओके, इसको नेक्स्ट पेज के लिए चलते हैं। तो देखिए, ओके, ये आपके पास जो वैल्यू आई है 15,7 अपॉन रूट 274, आपको डॉट करानी है किसी ऐसे वेक्टर, आप कुछ भी कह सकते हो, आप यू कह लो। ठीक है, जिसके जरिए आपके पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सिंपली आपको नेगेटिव करना है ना, तो आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव ले लो। माइनस का 15,7 ले लो। ठीक है, नीचे रूट 274, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 15,7 अपॉन रूट 274। अगर आप इन दोनों का डॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रूट 274 और रूट 274 ये मल्टीप्लाई होके तो 274 हो जाएगा, 274 उधर जाएगा तो 0। ठीक है, 15 को आप -15 से करोगे तो अच्छा, ये भी, इसमें भी एक कैच, इसमें भी आपको आगे पीछे करना पड़ेगा इनको। ठीक है, आप ऐसे कर लो 7 कॉमा -15। तो देखो 15 टाइम्स 7 प्लस 7 टाइम्स -15 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15 टाइम्स 7 है एंड यहाँ पे नेगेटिव की साइन को बाहर निकालोगे तो ये 7 टाइम्स 15 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पहला केस हो सकता है। ठीक है, यानी कि 7 कॉमा -15 अपॉन में रूट 274। देखो, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें आप एक और तरीका लगा सकते हो, आप इसमें नेगेटिव के साइन को इंटरचेंज कर सकते हो। आप -7, 15 भी कह सकते हो। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर केस को यूज करोगे, ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपके पास ये ऑर्थोगोनल प्रूव होगा एंड आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है इसको एक बार देख लेते हैं। कंसिडर अ फंक्शन एफ जो कि R2 से R तक डिफाइंड है एंड कुछ इस प्रकार है। आपको एक पॉइंट बता दिया गया कि, और ये मतलब 0, π/2 एंड 1, विच आर द डायरेक्शन दैट हैव द डायरेक्शनल डेरिवेटिव टू बी 0। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि आपको बेसिकली डायरेक्शन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप कह सकते हो डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डी कह लो या एफ यू कह लो। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि ये डेल्टा एफ जो भी आपका पॉइंट होता है 0, π/2, 1, ओके, डॉट आपका यहाँ पे यू इसकी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव को 0 करना है तो आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह पता करना होगा। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करना एंड इवन नीचे वाला भी सिमिलर ही है तो आप इसको भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस केस में आपको बस डायरेक्शन पहले से बता के रख दिया गया है कि डायरेक्शन पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो 1,0,0 आपको यूज करना है एंड मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे 5 की इक्विवेलेंट पहले से बता दिया गया है।
ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, आराम से आप कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जवाब देना पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट फॉर स्केलर वैल्यूड मल्टीवेरिएबल फंक्शन। टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट आपने पहले भी सुना होगा। टेंजेंट एक ऐसे कर्व को कहते हैं या एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कर्व को जस्ट टच करके निकल जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये सर्कल है, ओके, काफी गंदा सर्कल बना है, बट मान लीजिए ये सर्कल है, तो टेंजेंट क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो इसको जस्ट एक जगह पे टच करके निकल जा रही है। ठीक है, मल्टीपल टेंजेंट ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, एंड टेंजेंट किसी भी कर्व के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे एक कर्व मैं बना देता हूँ, ठीक है, मान लो ये कर्व है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास एक लाइन है कुछ इस प्रकार, तो ये भी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, ये भी टेंजेंट कहलाएगी, ये भी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो मल्टीपल टेंजेंट हो सकते हैं। ओके, ठीक है, अब ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ट्रेडिशनली इट वाज थॉट एज अ लाइन विच जस्ट टचेस द कर्व एट अ पॉइंट। किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, ऐसे पॉइंट को हम आज तक सोचे थे कि टेंजेंट होगा, राइट? एंड एक्चुअली में ये तो करेक्ट भी है, बट अगर हम इसको और ज्यादा गहराई से समझे तो देखो, अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व सी एट अ पॉइंट पी ऑन सी। ठीक है, सी आपके पास कर्व है और पॉइंट पी आपका यहाँ पे जहाँ पे भी टच हो रहा है वो है। ठीक है, इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन इन विच द कर्व सी मूव्स एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे फिजिक्स होगी तो आपको पता भी होगा कि जब भी हमें यहाँ पे किसी कर्व का डायरेक्शन निकालना होता है तो हम वहाँ पे टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट हमें डायरेक्शन बता देता है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो मैंने कर्व बनाया तो आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको मैं पी बोल देता हूँ, तो ये जो कर्व है जिसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है, ये जो कर्व है येलो वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? है ना, ये देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद भले ही वो नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमने इसको टच कराया है वहां पे आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपको डायरेक्शन बता देगा इस कर्व का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कह सकते हो, टेंजेंट इज अ लाइन which gives direction of the curve at a particular point। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे भी वो टच कर रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में, वेयर इट टचेस द कर्व। ओके, तो ये सिंपल सी आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें बस समझने वाला नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ध्यान देते हैं। ठीक है, सो दैट हम अच्छे से यहाँ पे चीजों को कर पाए, एंड बाकी जो भी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा डायरेक्ट है। यहाँ पे आपके पास फंक्शन एक दे दिया गया है एंड आपको यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया है कि यहाँ पे चेक करो कॉन्टिन्यूटी कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ओरिजिन पे। तो यहाँ पे तो आप लिमिट को यूज करते हो इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको तो आप, मैं चाहूंगा कि आप खुद से ही कर लेना, आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब फंक्शन एफ जो कि R2 से R तक डिफाइंड है, एफ एक्स एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी है एंड एफ वाई आपका यहाँ पे के इक्वलेंट है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपका जो यहाँ पे फंक्शन है वो सी के इक्वलेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में जो आपका फंक्शन है वो के इक्वलेंट है। ठीक है, ऑफ द पॉइंट R2, सी और के आपके पास यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट आपको बताना है, इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू होगा। ठीक है, द टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ R2 इन एनी डायरेक्शन। तो हाँ बिल्कुल, आपका जो टेंजेंट लाइन है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है आर टू के अंदर। ठीक है, इवन किसी भी प्लेन के अंदर आपका जो टेंजेंट है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इवन यूर मल्टी, आप कह सकते हो कि मल्टी प्लेन वाली जगह पे भी यहाँ पे टेंजेंट आते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, द टेंजेंट लाइन एट द ओरिजिन डू नॉट लाई ऑन द प्लेन। तो अगर आपका जो टेंजेंट है वो ओरिजिन के थ्रू पास करे तो क्या वो किसी प्लेन के थ्रू लाई नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अ, अच्छा चलिए तो रॉन्ग हो जाएगा, कर सकते हैं, सॉरी। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्राई डायरेक्शनल आपके पास एक ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर आपके पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको पास करते हुए एक लाइन बना रहे हो, ठीक है, लेट्स से आपने ये वाली लाइन ले ली, तो ये तो एक इस पर्टिकुलर प्लेन में आ रहा है ना। ठीक है, तो यानी कि ये आ सकता है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। There exists point in R2 for which the tangent point in all direction
डू नॉट एग्जिस्ट, तो क्या ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। A function fxy can be fxy equal to cx plus ky plus alpha where alpha is any real number। हाँ बिल्कुल, रियल नंबर के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो लिनियरिटी को एग्जिस्ट करा सकता है ये, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज है ये, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो R2 से R तक यहाँ पे आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूस पॉइंट ए बी, ठीक है। तो ये आपको ए बी बता दी गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये तो डायरेक्ट आपको पॉइंट ही बता दिए गए हैं, ठीक है। आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो होता है लिमिट एक्स वाई जो कि ए बी तक जा रहा हो फॉर योर गिवन फंक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही हो गया। सिमिलरली ये सेकंड वाला भी हो गया, ठीक है, लिमिट के इक्वलेंट होता है। इन दोनों में नॉट इक्वल दिखाए तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो देखो, कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको एक फंक्शन बता दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंजेंट एट द पॉइंट 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 1 1, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन पूछी गई है, टेंजेंट अगर आपको बताना है, तो आपको पहले तो एक फॉर्मेट बताना चाहिए जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट, पैरामेट्रिक फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो x की जो वैल्यू होती है फॉर योर टी आपके पास क्या है यहाँ पे गिवन फंक्शन, ठीक है। ये आपका एक कह सकते हो कि बेसिकली टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, आप टेंजेंट का फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है a प्लस टी टाइम्स यू वन आपके पास यहाँ पे गिवन वैल्यू होती है। सिमिलर वे में आप y के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा b प्लस टी टाइम्स यू टू। एंड जो आपका लास्ट वाला होता है जो आपका z होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल यूज है तो आपका जो टेंजेंट होगा वो थर्ड फ्रेम में भी आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है फंक्शन ऑफ ए बी प्लस टी टाइम्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूजिंग वैल्यू ए बी, ठीक है। ये हमारी होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म को आपको अच्छे से दिमाग में बसा लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 2x कॉमा 2y, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो वैल्यू भी फिल कर सकते हैं जो कि हमारी है 1,1 पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू फिल करोगे तो ये 2,4 आ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो, अब एक बार यहाँ पे वैल्यू निकालनी स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्स पहले निकालते हैं, तो देखो ए कॉमा बी ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये जो आपको ए कॉमा बी वैल्यू यूज करनी है ये बेसिकली आपको पॉइंट की वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। ये आपके ए कॉमा बी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ए है वो तो 1 हो जाएगा प्लस टी टाइम्स यू वन। अब देखो u1 बेसिकली आपको यहाँ पे यूज करना है अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में मैग्नीट्यूड यूज करना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखो नीचे अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका u1 हो गया, आपको मैग्नीट्यूड यूज करना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन रूट 2, ठीक है। सिमिलर वे में आप y कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो y में आपका b जो है वो तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस टी अपॉन सेम चीज आएगी, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस टी अपॉन रूट 2, ठीक है। अब z की बात करते हैं। तो देखो फंक्शन ऑफ ए बी, अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ ए बी में यानी कि आपको f1,2 निकालना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया प्लस टी टाइम्स, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ए बी का, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 2 आपके 6 होता है 6t अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। ओके फाइन। चलो, अच्छा बाय द वे ये जो 2 and 4 आया ये यहाँ से आया है, ठीक है, डेल्ट आपका जो आप कह सकते हो ना कि ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ यू का मतलब क्या होता है ग्रेडियंट टाइम्स यूर वेक्टर। वेक्टर आपके पास क्या है 1,1, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अपॉन में योर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को मैच करोगे तो ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है।
ठीक है, आराम से ध्यान से देखना, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है एक्स बाय वाई। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि जगह रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये एंड पैरेलल टू ये। ठीक है, अब देखो, अगर पैरेलल है तो आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर वाली वैल्यू होगी वो तो सेम ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ। एक्स हो गया टी अपॉन रूट फाइव, वाई हो गया वन प्लस टू टी बाई रूट फाइव, जेड हो गया माइनस थ्री टी बाई रूट फाइव। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे आपके टी के, कोफिशिएंट ऑफ टी, वो आपके डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, टेंजेंट के पैरेलल जो रहता है उसके यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो सेम रहेगी। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हो कि आपका जो वेक्टर होगा वी, वो हो जाएगा वन अपॉन रूट फाइव, टू अपॉन रूट फाइव, माइनस थ्री अपॉन रूट फाइव। टू बी प्रिसाइज, वन अपॉन रूट फाइव को आप बाहर निकाल लो, वन, टू, माइनस थ्री। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। अब पासिंग पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं, पासिंग पॉइंट आपको बताए गए हैं वन कॉमा माइनस वन। जेड के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसको जेड नॉट मान लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ज्यूम कर लिया। तो देखो, एक्स तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस टी अपॉन, अब देखो यहाँ पे आप नीचे, आप यहाँ पे क्योंकि वन अपॉन रूट फाइव को यूज करा गया तो रूट फाइव ही आएगा। ठीक है, सिमिलर में वाई के लिए भी आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, जो पासिंग पॉइंट है माइनस वन प्लस टी अपॉन रूट फाइव। ठीक है, नॉट प्रिसाइज टू टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू भी यूज करेंगे। ठीक है, अब z की बात करते हैं तो z आपका होता है यहाँ पे z नॉट मान लेते हैं, z नॉट माइनस थ्री टाइम्स टी अपॉन रूट फाइव तो होगा ही होगा, ये तो हमें पता ही है। ओके, z नॉट जो है, z नॉट क्या होगा, फंक्शन ऑफ वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं एफ ए बी, ए बी। ठीक है, एफ ए बी। तो देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन में माइनस वन, यानी कि ओवरऑल ये माइनस वन वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री टी अपॉन रूट फाइव। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यहाँ पे फंक्शन ये रहा एक्स वाई जेड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, पॉइंट आपको बता दी है, डायरेक्शन आपको बता दी गई, पैरेलल टू द लाइन किससे के होगी आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, वन जीरो वन आपके पास पॉइंट हो गया है, वन 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 आपके पास डायरेक्शन हो गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करोगे तो आपको पता है स्टार्टिंग में आप यहाँ पे डायरेक्शन वाला यूज करते हो। तो वन प्लस, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, पॉइंट वाला यूज करते हो। ठीक है, वन प्लस ई अपॉन में अंडर रूट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी अपॉन में रूट थ्री। वाई की बात करें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस ई अपॉन में रूट थ्री। एंड जेड की बात करें तो जेड आपका हो जाएगा जेड नॉट के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू तो वैसे डायरेक्ट गिवन है तो इसको चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, ई अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो इसको मैच करते हुए हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है वन अपॉन टी अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन टी, तो ये तो तीनों में कॉमन है। y की वैल्यू की बात करते हो टी अपॉन रूट थ्री आ रहा है, तो टी अपॉन रूट थ्री, टी अपॉन रूट थ्री, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब c की बात कर मतलब z की बात करें तो ये आ रहा है वन प्लस टी अपॉन रूट थ्री। ओके, ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे हमें यू भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू टी क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए बी सी प्लस टी टाइम्स यूर एफ यू ए बी सी। ठीक है, तो देखो वन जीरो वन, ये आपके एक्स वाई जेड में हमने वैल्यू पुट कर दी है, प्लस टी टाइम्स, अब ये तो मतलब आपका कॉमन ही है तो हमेशा वन बाई रूट थ्री नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी अपॉन रूट थ्री। तो इसको देखते हुए हम, अच्छा ये तो जीरो होगा ना, सॉरी, वन किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन रूट थ्री, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है।
ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी एंड किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास तीन फंक्शन है F1, F2 एंड F3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो ये बताओ कि क्या टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करेगा ओरिजिन पे या नहीं, एंड अगर कनेक्ट करेगा तो वो कौन सा वाला आपका फंक्शन होगा, पहला, दूसरा या तीसरा। ठीक है। तो देखो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ओरिजिन पे, इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको डेरिवेट करोगे। ठीक है। तो देखो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला फंक्शन हमारे पास है F1 वाला, वो हमको गिवन है 5 √x² प्लस y², राइट। अब आप इसके लिए क्या करोगे, पहले आप इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये एफ एक्स मैंने लिख दिया, ये मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है। डेल एक्स कह लो। ठीक है। डेल एफ बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो देखो अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 5 इंटू में एक्स अपॉन में √x² प्लस y²। ठीक है। अब सिमिलर वे में आप यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे एफ वाई। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 5 टाइम्स वाई अपॉन में √x² प्लस y²। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव आई होप आपको ये आता होगा। ठीक है। अब हमें ओरिजिन पे चेक करना है। ओरिजिन का मतलब आपको पता है कि ये होता है 0,0। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ये 0,0 वैल्यू को इन दोनों के अंदर ही रखोगे तो ये तो आपका मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नीचे 0 बन रहा होगा, है ना। एंड आपको पता है कि 1/0 वाला फॉर्मेट कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आप कहोगे कि भैया ऊपर भी तो 0 आ रहा है, तो 0/0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना। क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अगर आप नीचे करोगे तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट ये नीचे तो आपका 0 आ गया ना, जो कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो इसका मतलब कि यहाँ पे टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है एट 0,0। ठीक है। तो पहला वाला तो ऑप्शन आपका ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं। तो सेकंड वाला आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि एक आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है ना। आप इसको डेरिवेट कर सकते हो एंड इसमें आप वैल्यू भी डाल सकते हो 0,0। तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, राइट। आपका 1/0 वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। वही थर्ड वाले की बात करें तो आप इसमें भी जब वैल्यू पुट करोगे इसको डेरिवेट करके, ठीक है, तो देखो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है। अब अगर आप इसको डेरिवेट करके आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आपका जो एंगल होगा वो तो 1/0 वाला फॉर्मेट में आएगा। एंड 1/0 आपको पता है ये इन्फिनिटी को रेफर करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे सेकंड वाला ही सही है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो आप टू फिल करके रहोगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन टू द फंक्शन ये। ओके। तो टेंजेंट प्लेन पूछा गया है एंड आपसे एक फंक्शन दे दिया गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये वाली चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। आप मान लो इसको आप z से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। तो z का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। अब ये कोई पॉइंट भी देते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट से x0, y0 एंड z0 हमने क्या दिया। ठीक है। जितने भी पॉइंट हमको मेंशन हो, मान लो अगर यहाँ पे तो क्योंकि ये x और y दो ही चीजें मेंशन है तो x0 y0 कर लो। ठीक है। चलो ये दो पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल टू, पहले तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है। अ, अच्छा डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, पहले डायरेक्ट आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन जो भी आपको पॉइंट मेंशन है वो पॉइंट्स x0 y0 प्लस अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। एंड इसमें भी आपको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी x0 y0। ओके। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x माइनस x0 से। ठीक है। अभी टेंशन मतलब जब अभी इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको ज्यादा आपको मतलब आराम से समझ आएगा फिर। ठीक है। अब आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, सेम काम आप y के रिस्पेक्ट में करोगे। डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू y, x0 y0 आपको ये पॉइंट्स इसमें फिल करने पड़ेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y माइनस y0 से। ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे आपको x0 भी दिया होता तब आप यही सेम चीज आगे भी करते।
ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? तो देखो z इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो है 1 कॉमा माइनस वन। ठीक है, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 कॉमा माइनस वन, ये आपके पास पॉइंट्स हैं एंड इक्वेशन ये रही। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखो पहले तो यहाँ पे हम इसमें सिंपली डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो फंक्शन 1 कॉमा माइनस वन, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो ये हमारे पास फंक्शन है, आप इसमें वैल्यू डाल दो 1 कॉमा माइनस वन, तो क्या आंसर आएगा आपका? तो देखो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस वन माइनस टू और माइनस वन का स्क्वायर, राइट। आप इसको सोल्व करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो ये वैल्यू तो जीरो ही आनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, डेरिवेट करना होगा इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एफ बाई डी एक्स आपका यहाँ पे कितना आएगा? ओके, देखो मैं यहाँ पे रीडिंग में जल्दी जल्दी में डी एफ बाई डी एक्स बोल रहा हूँ, एक्चुअली में डेल है। ठीक है, डेल एफ डेल एक्स। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? ठीक है, तो देखो अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आप वाई को एज कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ठीक है, तो देखो 3x² करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x² को डेरिवेट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2x, राइट। प्लस में एक्स वाई है, वाई तो आपका कांस्टेंट है तो आप वाई को तो एज इट इज लिखोगे और एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, माइनस 2y², वाई क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो यही आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x प्लस वाई। अब इसमें आपको पॉइंट भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, ये x नॉट वाई नॉट जो है यानी कि आपका 1 कोमा माइनस टू, आपको ये इसमें फिल करना पड़ेगा। इनटू में x माइनस एक्स नॉट मतलब ये पहला वाला पॉइंट, तो x माइनस वन हो गया, राइट। प्लस अब सेम काम आपको यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई भी करना पड़ेगा। तो y के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेट करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस फोर वाई। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी इसको भी लिख देते हैं। तो x माइनस फोर वाई आपका आएगा। इसमें आपको यहाँ पे 1 कॉमा माइनस वन को फिल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y माइनस माइनस वन से। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो प्लस, अब ये वैल्यू फिल कर दो। 6 में आप x की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा? 6 प्लस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, y की जगह माइनस वन रखा तो ये ओवरऑल आपका बन जाएगा 6 माइनस वन यानी कि आपका 5। ओके, इनटू में आपका x माइनस वन है, प्लस यहाँ पे भी वैल्यू रखोगे। ठीक है, x की जगह 1 रखोगे, y की जगह माइनस वन रखोगे। ठीक है, तो आप इसको रखोगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, 5 इंटू में y प्लस वन। ठीक है, ये z आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x माइनस फाइव प्लस 5y प्लस फाइव। 5 से ओके, हाँ 5 से आपका 5 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, आप चाहो तो यहाँ पे z को इस साइड फेंक सकते हो। ठीक है, तो देखो 5x प्लस 5y, z को आप इधर भेजोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का है z इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रहा है, राइट। अगर आप मैच करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बसा लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सारा कुछ सेम करना है। ठीक है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको एज होमवर्क लो। ठीक है, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अच्छा अब देखो, ये आपसे पूछा हुआ है कि कौन से पॉइंट लाई करेंगे। तो देखो जब आप टेंजेंट प्लेन निकालोगे तो एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये पीछे वाले में अभी ये इक्वेशन आई थी ना, ऐसे ही एक इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो वैल्यू फिल कर करके देखना पड़ेगा कि किसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, जिसमें भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी वही आपका यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंसिडर फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू में वाई, लेट टी वन बी द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट वन कॉमा वन। ठीक है, टी टू बी द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट वन कॉमा माइनस टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? चलो इसको भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो फंक्शन आपको बोल दिया है यहाँ पे एक्स इंटू वाई है। ठीक है, टी वन आपका प्लेन है यूजिंग पॉइंट वन कॉमा वन, राइट। एंड टी टू आपका प्लेन है यूजिंग पॉइंट वन कॉमा माइनस वन, राइट। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यानी कि हमें यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी z के लिए। ठीक है, तो पहले बनाते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि z का फॉर्मूला क्या रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, ये आपके पॉइंट्स है। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, पॉइंट्स हैं। ओके, प्लस
अब देखो ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स, ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो देखो ये जो पीछे फॉर्मूला था, ये सेम फॉर्मूला को हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा आसान फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। डेल एफ बाई डेल एक्स की जगह हम सीधे सीधे एफ एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट के लिए इंटू में वाई माइनस वाई नॉट। बहुत अच्छे। अब चलो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो पहले T1 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हम z की जगह एक काम करते हैं T1 लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम अगर T1 है तो T1 ही बोल देते हैं। तो देखो T1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1,1, ठीक है, प्लस एफ एक्स 1,1 पे x माइनस 1 प्लस एफ वाई 1,1 पे y माइनस 1, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ 1,1 कितना आएगा आपका, तो सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में 1,1 डाल दो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 इंटू में 1, यानी कि ओवरऑल ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, प्लस अगर आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो y को आप एज कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है, तो y तो बाहर हो जाएगा, x को डेरिवेट करोगे तो 1 आएगा, तो यानी कि y इंटू 1 y ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब y तो आ गया, अब इसमें वैल्यू भी डालोगे, देखो 1 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू आप 1 रख दोगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा इंटू में x माइनस 1, ठीक है, प्लस y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो यहाँ पे x कांस्टेंट मान के चलोगे इस बार, ठीक है। तो x अगर कांस्टेंट है तो x इंटू में, अब y को डेरिवेट करोगे तो 1 आ जाएगा, x इंटू 1 आपका x ही होगा, x में वैल्यू डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 आ गया, y माइनस 1, बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखो T1 की आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1, तो 1 से आपका 1 कटा, T1 की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस 1, ओके, बहुत अच्छे। अब देखो T2 भी आप निकाल सकते हो, सिंपली आपको बस यहाँ पे पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, 1 कॉमा माइनस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास T2 की इक्वेशन बनकर आएगी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो T1 एंड T2 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं, करते हैं तो क्या एक पॉइंट पे करते हैं, और अगर एक पॉइंट पे नहीं करते हैं तो कितने पॉइंट्स पे करेंगे, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखो अब हम अगर इक्वेशंस की बात करें, ठीक है, तो देखो आप ये कह सकते हो कि ये T1 और T2 ये जो दो प्लेन हैं, ठीक है, दोनों ही टेंजेंट प्लेन्स हैं, है ना। तो दोनों टेंजेंट प्लेन्स को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो देखो y से y कटेगा, 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x से x कटा तो x इक्वल टू 1 आ गया, राइट। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट इन, लेट से आपने यहाँ पे T2 में पुट कर दिया, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका जो यहाँ पे लाइक अगर नॉर्मल केस लेके चले, ठीक है, जैसे ये जो T1 हमने मेंशन करा है क्या होता है एक्चुअल में, तो z होता है, ठीक है। तो देखो z मान के चले तो z इक्वल टू, अगर T2 वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे तो देखो माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 ये हो जाएगा, राइट। हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा है, माइनस एक्स की जगह 1 पुट कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये दोनों कटेगा, z इक्वल टू वाई आ गया, है ना। अब z इक्वल टू वाई आने का मतलब क्या है कि ये जो T1 एंड T2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमारा वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ओके, क्योंकि y इक्वल टू जेड आ गया, ओके। तो वाई जेड प्लेन में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ये कि यहाँ पे इनके पास इन्फिनाइट प्लेन्स, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइनें, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये इन्फिनाइट पॉइंट्स पे मीट करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि T1 एंड T2 इंटरसेक्ट इन इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो लेट एफ बी द फंक्शन R2 से R तक एंड टी बी द टेंजेंट प्लेन टू द पॉइंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। तो टी क्या क्या हो सकता है, ये जो आपका टेंजेंट प्लेन आता है आखिर ये क्या क्या हो सकता है, तो देखो इट कुड बी एन अफाइन सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3 विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ बिल्कुल,
ठीक है, ये आपका अफाइन सबस्पेस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, R3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वैल्यू आपकी निकल के आ सकते हैं। आप जो टेंजेंट इक्वेशन बनाते हो फाइनली, तो वो तो z इक्वल टू समथिंग वाले फॉर्मेट में ही होता है ना। ओके, जैसे अब तक आपने जितनी भी इक्वेशन देखी है, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, तो आपको दिख रहा है z इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई ऐसे आ रहा है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हाँ ये R3 में बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। एंड क्योंकि इसको अफाइन सबस्पेस बोला गया, तो यहाँ पे एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका ही आप कह सकते हो कि ये काउंटर स्टेटमेंट है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबस्पेस हो सकता है R3 का, हाँ बिल्कुल सबस्पेस भी हो सकता है। ठीक है, अफाइन सबस्पेस भी हो सकता है एंड सबस्पेस भी हो सकता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको फैक्चुअल डेटा के रूप में भी याद रख सकते हो, एंड मतलब ये कॉमन पॉइंट भी है, तो ये आप अच्छा आराम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि e टू द पावर x प्लस वाई आपके पास इंटू में साइन टू जेड, आपको यहाँ पे टेंजेंट निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हाँ, यहाँ पे सिंपल आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो मैं चाहूंगा ये आप खुद से करो, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि R3 से R तक आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है, LF आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन है फंक्शन का एट पॉइंट ए कॉमा बी। अब लीनियर एक्स, ये जो लिखा हुआ है ना लीनियर एक्स अप्रोक्सीमेशन, इसको सिंपली आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही समझो, कुछ ही नया नहीं है। ओके, अब देखो, जो आपका यहाँ पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन होता है, यानी कि टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, वो हमेशा लीनियर बेस पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो LF होगा वो एक लीनियर फंक्शन ही होगा। ओके, फैक्चुअल डेटा। चलो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो देखिए, कंसीडर अ फंक्शन जो कि R2 से R तक डिफाइंड है। फंक्शन आपके पास बोला गया है कि एक्स वाई टेन एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस रूट 3/2 प्लस 1 है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालो इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पाई बाय 4,0 पे। ठीक है, तो देखो अगर आपको इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो आप क्या करोगे। तो देखो, लीनियर अप्रोक्सीमेशन मतलब सिंपली वो टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, तो देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन एक्स वाई के लिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से। पहले फंक्शन जो पॉइंट्स गिवन रहते हैं वही, ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास पाई बाय 4 एंड 0, तो हमने इसको लिख लिया, प्लस एफ एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर योर पॉइंट्स पाई बाय 4,0 इंटू में एक्स नॉट आपका पाई बाय 4 है, लिख लिया। ठीक है, आगे एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फोर पाई बाय 4,0 के लिए, एंड ये हो जाएगा वाई माइनस 0। राइट, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो सिंपली आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पॉइंट वगैरह रखोगे, तो ये डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 प्लस पाई स्क्वायर वाई अपॉन 12 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखो फंक्शन पाई बाय 4,0 निकाल सकते हो इस इक्वेशन में, एक्स की जगह पाई बाय 4 रख के और वाई की जगह 0 रख के। ठीक है, तो फिर आगे आपको यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करके आपको वैल्यू पुट कर देनी है इंटू में एक्स माइनस पाई बाय 4, एंड सेम चीज आपको यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में भी करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो बहुत ईजी है, जैसे पीछे हमने करा था सेम प्रोसेस लगाना आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कंसिडर द थ्री फंक्शन f1 f2 एंड f3 है। t1 t2 t3 इनके टेंजेंट प्लेन्स है जो कि इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, माइनस हाफ और हाफ ऑफ f1 ये, ऑफ f2 ये, ऑफ f3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालोगे तो a प्लस 2b प्लस c निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी आपकी टेंजेंट की, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आपको सोल्व करना पड़ेगा, आपके पास ए बी सी की वैल्यू आएगी, एंड उन ए बी सी वाली वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, चलो टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैं जानबूझ के आपको ये ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, सो दैट आप खुद से भी यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए हूँ, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, बट स्टिल कोशिश करना कि थोड़ा सा आप खुद का जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया है कि आपको करना कैसे होता है, तो आप सिंपली उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखो जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में कभी भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप खुद से इसको ट्राई करके सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो अब अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन ये एट पॉइंट 0,0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लीनियर अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो
फंक्शन आपके पास ये रहा, ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस एक्स ई की पावर एक्स एट पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। तो सिंपली आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन कह लो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो देखो अगर आपको एल एक्स वाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपका फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जो कि आपका 0,0 है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 0,0 लिख देते हैं। तो देखो ये आपका 0,0 हो गया, प्लस आपका यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको आप एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 4.0,0 इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स माइनस 0 हो जाएगा, प्लस एफ वाई 0,0 के लिए वाई माइनस वाई नॉट आपका 0 है तो 0, ठीक है। अब पहले यहाँ पे फंक्शन 0,0 निकाल लेते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे पुट कर दो, ई की पावर में 0 साइन 0 प्लस 0 इंटू में ई की पावर 0, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि साइन 0 आपका 0 होता है, तो ये 0 हो गया, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो ओवरऑल ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। तो ये देखो एफ एक्स करोगे आप तो कितना आएगा ये, तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी ई की पावर में एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर में एक्स प्लस एक्स ई की पावर में एक्स, ठीक है। बहुत अच्छे। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन वाई को अगर आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ई की पावर एक्स है इसका डेरिवेट करोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला टर्म तो ऐसे ही है। फिर आगे जो x इंटू में e की पावर x है, आप इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज। तो ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है। सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो e की पावर में 0 साइन 0 प्लस e की पावर में 0 प्लस 0 इंटू ई की पावर में 0 इंटू में x माइनस 0। बहुत अच्छे, ठीक है। अब एफ वाई निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो एफ वाई आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर में एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेट करोगे तो देखो ये वाला तो पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एंड इस वाले को आप डेरिवेट करोगे तो ये सिंपली आपका ई की पावर एक्स कॉस वाई बनकर आएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स आपका कांस्टेंट हो गया तो इसको आपने बाहर निकाल दिया, साइन वाई को डेरिवेट करोगे तो कॉस वाई आ जाएगा। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 0,0। तो देखो ई की पावर में 0 कॉस 0, ओके। तो देखो ई की पावर में 0 तो आपका 1 ही होता है, एंड cos 0 की बात करोगे तो ये भी आपका 1 ही होगा, तो ये अब ओवरऑल आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। तो इसको सीधे सीधे 1 लिख दिया। तो देखो अब देखते हैं यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे देखो ई की पावर में 0 साइन 0, साइन 0 आपका 0 होता है तो ये तो पूरा टर्म गायब। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं अब आगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे वैल्यूज वगैरह फिल करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 1 इंटू में ये आपका वाई है, ठीक है। वाई माइनस 0 करोगे तो वाई बचेगा, सो ये ओवरऑल आपका वाई ही बनेगा, ठीक है। तो देखो एल एक्स वाई आपके पास हो गया है इक्वल में एक्स प्लस वाई। तो ये सिंपली आपके पास इक्वेशन बन के आ गई है। अगर आप मैच करोगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपके पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखो आपसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ ब्रेड डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, जिसमें आपका एग वेट और शुगर आ जाता है। एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ एग रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ व्हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आपका क्वांटिटी ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसका फंक्शन आपको दे दिया गया है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो देखो हमारे लिए काम की चीज तो फंक्शन है, तो उसको लिख लेते हैं। तो आपका एफ एक्स वाई जेड हो गया एक्स इंटू में वाई इंटू में जेड, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। क्वालिटी ऑफ द ब्रेड इज मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ देयर लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्वालिटी का पता हम यहाँ पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन के जरिए लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन से आपको यहाँ पे पता चलेगा अबाउट क्वालिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन वन एंड वन। तो ये आपको एक तरीके से पॉइंट बता दिया गया है, वन वन एंड वन, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज ग्रेटर देन 10 द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट गुड, ठीक है। तो अगर आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे 10 से बड़ा आ गया तो यानी कि बैड क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नॉट गुड वाले फॉर्मेट में बोला है तो हम नॉट गुड वाले लिख देंगे, ठीक है। एंड अगर ये आपका 10 से छोटा रहा तो यहाँ पे आपका जो क्वालिटी है वो गुड होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
तो देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड फंक्शन ऑफ 1,1,1, ठीक है, इक्वल टू डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1,1,1 पे इंटू में एक्स -1, ठीक है। ओके, अच्छा इधर इक्वल नहीं, इधर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो गया 1,1,1 पे वाई -1 हो गया, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड, मतलब फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जेड 1,1,1 पे इंटू में z-1, ठीक है। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज वगैरह रखोगे तो यहाँ पे आपके पास कोई इक्वेशन बनकर आएगी, ठीक है। ओके, तो देखो ये आपके पास मान लो कोई इक्वेशन आएगी। अब उस इक्वेशन को सिंपली आपको यहाँ पे जो अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जैसे ये जो आपकी ये एग है, ये आपकी एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको सिंपली उन इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यूज है बेसिकली, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपका लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी आ रहा है, मतलब अपने मन से आपने मान लिया, ठीक है। सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। जैसे 2, 5 एंड 3 है, तो 2 प्लस 5 प्लस 3 आपने ऐसे वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू मान लो आपके पास 10 आ गई, ठीक है। ओके, 10 नहीं, एग्जैक्ट 10 तो नहीं लेनी चाहिए थी मुझे, लेट्स से हाफ बोल दिया, ठीक है। तो रुको, इसको हाफ करने की जगह ना इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो 2/2 यानी कि ये 9 आएगा, ठीक है। अब ये 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये 10 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वालिटी होगी वो गुड होगी, ठीक है। सिंपली आपको अपनी जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन आएगी उसमें ये जो एक्स वाई जेड है उन वैल्यूज को डालना है, एंड चेक करना है कि आपका जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन है वो 10 से बड़ा आ रहा है या 10 से छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर 10 से बड़ा आएगा तो आप यहाँ पे क्या दोगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, 10 से अगर छोटी वैल्यू आएगी तो आप कहोगे कि क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना होगा, तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th क्वेश्चन को एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे चले चलते हैं। तो देखो फंक्शन आपके पास ये रहा, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि एल एफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर अप्रोक्सीमेशन गिवन फंक्शन के लिए एट पॉइंट 1,1,0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन डॉट 3 to 1, ठीक है। तो ग्रेडियंट बोल देगा, मतलब ठीक है, देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखो पहले आप इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाल लो, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात करें या डेल्टा एफ की बात करें, ठीक है, इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन सीधे सीधे आपका डेल्टा एफ के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट के बराबर। ओके, तो देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ की बात करें एक्स वाई जेड के लिए, तो वो आपका इक्वलेंट आएगा ग्रेडियंट ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर एक्स वाई जेड के लिए। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, चलो तो ये इस हिसाब से आपका ये 2x 2y एंड 2z आ जाएगा एट पॉइंट 1,1,0, राइट। अब आप इसमें वैल्यू भी डाल सकते हो, तो देखो 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 0, तो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो बन के आ रहा है 2,2,0, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एल आ गया, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ गया 2,2,0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है 3, 2, 1 के साथ, राइट। तो देखो 2,2,0 को आपको डॉट करना है 3,2,1 से, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से, and बाकी सबको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2 को 3 से करा तो 6 आया, प्लस 2 को 2 से करा तो 4 आया, प्लस 0 को 1 से करा तो 0 आया, तो 6 + 4 10 आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि फंक्शन आपके पास इस प्रकार है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, राइट। ओके, लीनियर अगर आप बात करें यहाँ पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन की एक्स वाई जेड के लिए, तो वो ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है। ओके, ओरिजिन का मतलब 0,0,0, राइट। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे सिंपली इक्वेशन रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आपको जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, कि ये आपका हो जाएगा फंक्शन एट 0,0,0
प्लस एफ एक्स ऑफ 0,0,0 इंटू में एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस जीरो, प्लस फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0,0,0 पे वाई माइनस जीरो, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 0,0,0 पे जेड माइनस जीरो, ठीक है। तो आप इन सारी वैल्यूज को जब इसमें रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जहां से आपने स्टार्ट किया था यही वाली इक्वेशन आपकी रिपीट कर जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो देखो ये जो आपका आएगा ये बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ही आ जाएगा इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ये तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे देखोगे तो सी ऑप्शन आपका एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हमारे पास टॉपिक आता है क्रिटिकल पॉइंट एंड मल्टी वेरिएबल, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग बट सिंपली आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को अगर डेरिवेट करते हो, ठीक है, एंड डेरिवेट करके उसको जीरो से इक्वेट कर देते हो, तो आपको पास यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज आती है, वो एक्स की जो वैल्यूज होती है वही हमारी क्रिटिकल पॉइंट होती है, ओके, ठीक है। चलो तो देखो क्रिटिकल पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है। अगर आपको इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले इसको डेरिवेट करोगे, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका सिंगल वेरिएबल वाला है तो ये तो सिंपल आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। आपको इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो से इक्वेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो कि है माइनस वन। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब ये तो सिंगल वेरिएबल की हो गई, अब आपके पास यहाँ पे मल्टी वेरिएबल है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास दूसरा कोई फंक्शन है, लेट से टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई आपने बोल लिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर एक्स प्लस वाई को आप एस कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई, राइट, ओके। अब ऐसे आप y के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो देखो पहले वाला तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस थ्री एक्स वाई है तो यहाँ पे आप x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो थ्री एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अब सिंपली आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को जीरो से इक्वेट करना है, ठीक है। तो जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू तो आपको सेकंड इक्वेशन से जीरो दिख जाएगी, आप इसको पहले वाले में पुट कर दो, ठीक है। तो देखो फोर टाइम जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपको पता चला कि y भी आपका जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जीरो कॉमा जीरो यहाँ पे क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि एट ओरिजिन यहाँ पे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट, ओके। चलो ओके, अब लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्या होता है, तो देखो अगर आप यहाँ पे डेरिवेट करके वैल्यू डाल देते हो तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपकी बड़ी वैल्यू आएगी या तो छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, जो छोटी वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, ओके। काफी आसान है, आप इसको आराम से देख सकते हो, इवन अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि आपके पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो आती है उसको मैक्सिमा कहते हैं, और जो ओवरऑल वैल्यू आती है उसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ओके। एंड ऐसे ही आप कह सकते हो मिनिमम के लिए भी कि जिस पॉइंट पे जिस पर्टिकुलर एक्स कॉमा वाई पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको हम कहेंगे मिनिमा, ठीक है। एंड जो ओवरऑल वैल्यू आएगी जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है आपके फंक्शन के लिए उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा कि लेट एफ एक्स वाई बी डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए कोमा वाई, ठीक है। आपके पास ए कोमा बी के बगल बगल यहाँ पे कोई फंक्शन है, ओके। आपको पूछा गया है कि व्हेन इज ए बी अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ, तो आप ए बी को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ कब कहोगे, ठीक है। तो देखो आप तब कह सकते हो, देखो ये तो जनरल कंडीशन हो गई कि आपका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ए बी ये आपका जीरो आना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो कंडीशन होती है हमें पता ही है, ओके, ठीक है। या फिर एक आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि आपका एफ एक्स एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ए बी होगा वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स वाला तो ये तो जनरल पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो, बाकी ये वाले तो आपकी मेजर कंडीशन है, ठीक है, मेजर कंडीशन। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले को नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो कंसिडर एफ एक्स वाई आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो देखो अगर हमें इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी देनी है कि आखिर ये क्या है, सही है गलत है,
तो पहले इसको डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू में 1/में √5x² प्लस 3y+2, ठीक है। ये y के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने आप कहोगे कि एफ वाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो एफ वाई के रिस्पेक्ट में पूछे गए, जैसे एफ वाई ये रहा, ठीक है, और बाकी तो जनरल क्वेश्चन है, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या देखते हैं। तो देखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ सेटिस्फाई एफ वाई इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे जो आपकी x और y की वैल्यूज होती है, क्या वो सेटिस्फाई करेंगे एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, x प्लस वाई की कुछ भी वैल्यू रहे वो तो उससे इम्पैक्ट नीचे पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर पे पड़ेगा, न्यूमरेटर पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। न्यूमरेटर तो आपका हमेशा 2 मतलब 3 है, ये ऊपर वाला, है ना, ठीक है। तो देखो 3y+2। अब मान लो अगर हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जहाँ पे x और y की कुछ वैल्यू लेके नीचे भी 0 बन जा रहा है, तो पहली बात तो नीचे 0 बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे 0 बना तो इनवैलिड फॉर्म हो जाएगा। एंड ओवरऑल इसको 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, एंड न्यूमरेटर कभी भी यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, 3 है। वो आपका कॉन्स्टेंट है, वो आपका चेंजेबल नहीं है, वो एक जगह पे स्थित है एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए आपका ओवरऑल यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे। तो देयर इज नो सच, हाँ ठीक है, तो ये तो उसी का ही मतलब काउंटर पार्ट हो गया, तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए यहाँ पे आपके पास एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। और लास्ट में बोला गया कि 5x² प्लस 3y+2 इक्वल टू 0 आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एफ। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है आपके एफ के लिए, तो हाँ बिल्कुल ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। आप इसको देखो डेरिवेट, आप सिंपली इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं, ठीक है। चलो, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट आपका सैडल पॉइंट हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कभी नहीं होगा, ये याद रखना फैक्चुअल डेटा। ये आपका लोकल मिनिमम हो सकता है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है आपकी। और ये आपको ऑब्टेन कर सकते हो एफ एक्स और एफ वाई को 0 से इक्वेट करके, हाँ ये तो हमारा मेजर कंडीशन ही है, ठीक है। तो ये तीनों केस आपके पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके पास एक ही क्वेश्चन गिवन है, आपको पूछा गया है कि क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स वाई आपका एक्स स्क्वायर वाई है। तो देखो, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2xy। अगर आप करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 0,0 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो आप सिंपली इसमें वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। अगर आप वैल्यू डालोगे एंड ये अगर 0 आ जाएगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है। अगला 0,y भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देखो एफ वाई 0,y डाल के देख लो, तो हाँ 0 का स्क्वायर, वाई तो कुछ है नहीं, तो ठीक है, ओवरऑल ये 0 आ रहा है, तो हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। आपका जो एफ एक्स आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, नहीं ग्रेटर देन 0 नहीं, इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमेशा 0 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी एंड डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी अगेन एक क्वेश्चन है, इसको भी ले चलते हैं आगे। चलो, तो देखो, एक इक्वेशन आपके पास आपसे पूछा गया क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताओ, और क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो क्या वो पैरेलल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, फंक्शन आपके पास ये रहा, x³ -2xy -2x -4y, राइट। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक है। पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2y -2, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये हो जाएगा 2x -4। ओके, आपको इनको 0 से इक्वेट करना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो देखो 3x² प्लस 2y -2 इक्वल टू 0 एंड 2x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू है वो तो सिंपल आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखो, अगर हम इसको देखें, अ, अच्छा यहाँ पे चलो इवन ये भी करने की जितनी हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड थोड़ी ना करना है, हमें तो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना तो और इजी है, सिंपल आपके पास जो जो पॉइंट्स गिवन हो उनको इन इक्वेशंस में डाल के देख लो, अगर 0 आ रहा होगा तो हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो पहले वाली इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 2, -5 रखें, तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -5 -2। तो ये तो आपका 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। और अगर आप वाई में रखें तो
2 इंटू में -5 -4। ओके। अच्छा ये तो सॉरी एक्स है ना, तो इसको 2 रखना पड़ेगा। हाँ तब तो ये भी 0 आ जाएगा, तो हाँ ये मतलब इस पर्टिकुलर केस में दोनों 0 आ रहे हैं, तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, 2 -5 रखे तो सॉरी 2 5 -5 नहीं 5। अगर 5 रखे तो देखो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 -2। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 20 आ रहा है। ठीक है, 0 आ ही नहीं रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होने वाला, तो ये रॉन्ग हो गया। एफ वाई इक्वल टू जीरो इन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर आपका एफ वाई इक्वल टू जीरो है तो क्या यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस से? तो एफ वाई को 0 से इक्वेट करा दो। 2x - 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो हाँ आपको पता है कि x इक्वल टू 2 को अगर आप ग्राफ पे बनाओगे, मान लो ये 2 पॉइंट है, तो ये आपका बन रहा होगा। ठीक है, 2 को उससे पास करा होगा एंड आपको दिख रहा है ये एक आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है जो कि पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। ठीक है, तो मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ वाई इक्वल टू जीरो, क्या इसके लिए यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? हाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 - 5 एक ही सोल्यूशन है इसका। तो हाँ ये इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ए सी डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिक्स क्वेश्चन, ओके 6 एंड 7 दोनों सेम टाइप के ही हैं, तो आप इसको उससे एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, दोनों होमवर्क में ले सकते हो, आराम से आप ये वाले सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी यहाँ पे यूनिक नहीं है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, एंड करेंगे तो कितने करेंगे। ठीक है, ओके देख लेते हैं। तो देखो एफ एक्स वाई आपके पास यहाँ पे गिवन है x⁴ प्लस y⁴। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x3। एंड आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास हो जाएगा 4y3। ठीक है, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो आपको करना क्या होता है, सीधे सीधे जीरो से इक्वेट करते हो। तो 4x3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही 4y3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट, ओके। तो यानी कि 0,0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए तो एक ही यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि है ओरिजिन। तो 0,0 एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इससे हमें पता चल गया। 0,0 इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम और लोकल मिनिमम, आपको ये सब बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ग्लोबल लोकल का मीनिंग क्या रहता है? आप इस इक्वेशन में कोई इसमें पुट कर दो, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हाँ ये हमारा लोकल वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो आपको पता है कि ये x⁴ है, तो अगर पावर 4 है यानी कि इवन पावर है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। राइट, ओके। एंड ये भी y⁴ है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब आपका जो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो मतलब ये भी पॉजिटिव ही आना है। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। पॉजिटिव कह लो या फिर नॉन नेगेटिव कह लो। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो नॉन नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 0 ही होती है ना। 0,0 डालने पे आपके पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है जो कि है अगेन 0। तो यस, इसका मतलब ये आपका ग्लोबल मिनिमम तो है ही। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0,0 रखने पे इसकी ग्लोबल मिनिमम आ गया। ठीक है, वही अगर आप एफ एक्स वाई को देखोगे तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये लोकल मिनिमम भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन होती है आपके मिनिमम वाले के लिए। एंड अगर आप इसका इन्वर्स कर दोगे, मतलब साइन चेंज कर दोगे, ये आपकी मैक्सिमम वाली कंडीशन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास एक फंक्शन है x² - 2xy प्लस 4y² - 4x - 2y प्लस 2। फिर आपको बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है, या कितने हैं। तो अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा 2x - 2y - 4। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालें तो ये आपके पास हो जाएगा -2x प्लस 8y माइनस का 2। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको 0 से इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो देखो 2x - 2y - 4 इक्वल टू 0, -2x प्लस 8y - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से मतलब 4 भी गया। ठीक है, हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप अरेंज करोगे तो ये x इक्वल टू वाई प्लस 2 बन जाएगा। अब इस x वाली वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखो -2 टाइम्स y प्लस 2 प्लस 8y
-2 = 0। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास y की वैल्यू आएगी 1। ओके, अब y की वैल्यू जो 1 आ रही है आप इसमें पुट कर दोगे तो ये आपके पास x की वैल्यू दे देगा। तो 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 हो गई। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट वो आ रहा है 3,1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो 3,1 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो डेफिनेटली मतलब करेक्ट है। क्या 2,1 भी हो सकता है? नहीं होगा क्योंकि 3,1 आ गया। बट स्टिल अगर आपको वेरीफाई करना है तो 2,1 को आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन में रख के देख लो। 0 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2,1 इज -4। तो अगर आपका जो गिवन फंक्शन है ये वाला, अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे 2,1 तो आपकी जो वैल्यू होगी क्या -4 आएगी? तो देखो 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स 2 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 -2 इंटू 1 प्लस का 2। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में ये 4 प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 2 प्लस का 2। तो देखो 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 4 माइनस 8 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4, राइट। तो हाँ मतलब ये करेक्ट है। सिंपली सिमिलर वे में आप इसको भी रख के देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे आपको वही सेम काम करना है। ठीक है, आपको पॉइंट्स रखना है, वेरीफाई करना है, तो इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, ओके, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। 0 करोगे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन से मैच करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी खुद से एक बार देख लेना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बट स्टिल एक बार पहले खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो 12th वाला देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आपके पास फंक्शन है e की पावर -x² प्लस वाई माइनस वाई का क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1,0 पे। तो अगर आप इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपका आएगा e की पावर -x² प्लस वाई माइनस वाई की पावर 3/3 इंटू में माइनस का 2x। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू पुट कर देते तो देखो e की पावर में -1 का स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस 0, 0 का क्यूब बाई 3 करोगे तो 0 ही आएगा, -2 इंटू में 1। तो ये आपका क्या हो रहा है -2 इंटू में e की पावर -1। तो -2 अपॉन e हो गया। तो मतलब पहला वाला तो करेक्ट है। 0,0 पे क्या ये 1 आ रहा है तो फंक्शन 0,0 डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हमें 0 पुट करने तो देखो यहाँ पे -2 टाइम्स 0 करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो ओवरऑल 0 ही आना है। बट यहाँ तो 1 दिया हुआ तो ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई देख लेते हैं। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस प्रकार दिखेगी, ई की पावर में -x² प्लस वाई माइनस वाई की पावर 3/3 इंटू में 1 -3y² बाई 3। 3 से 3 चाहो तो काट भी सकते हो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 0, -1 पे देख लेते हैं। तो ई की पावर -0 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का क्यूब बाई 3 1 माइनस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। चलो अब इसको देखते हैं, इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब करेक्ट है। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये बस वैल्यू रखनी है, रख दिया हमने, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये है ना 1 माइनस -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का बनाएगा, 1 -1 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की बात करें 1,0 पे, तो इस बार आपके पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, 1,0 हो गया है। ठीक है, तो 1,0 पे अगर आप वेरीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर में 1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 की पावर 3/3 इंटू में 1 -0 का स्क्वायर। तो ये ई की पावर में -1 आ रहा है। ठीक है, तो ई की पावर में -1 मतलब 1/0, वो सॉरी 1/e, तो ये भी गलत है। तो मतलब ए एंड सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13th क्वेश्चन में आपसे यही सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था, सिंपली इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अगर ये जो दो इक्वेशन हमने बनाई है इन दो इक्वेशन को सीधे सीधे 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे एफ एक्स वाई हमारे पास आया था e की पावर में -x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई की पावर 3/3 इंटू में -2x। 0 से क्विट कर दो। ठीक है, 0 से क्विट करोगे तो इसको उधर भेजोगे तो पूरे गायब ही हो जाएगा। -2x, x की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे 0 आ गई। सही,
चलो, अच्छा इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। ऐसे ही आप एफ वाई भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो एफ वाई आपका कितना आ जाएगा, ई के बार माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का क्यूब बाई थ्री, वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर बाई थ्री, थ्री से थ्री कटेगा तो वाई का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये भी जीरो से इक्वेट करोगे तो ये भी हो जाएगा, तो गायब, वन माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखो y का स्क्वायर इक्वल टू वन, तो y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस वन, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन मैचिंग करोगे तो देखो दो पॉइंट आपके बन रहे हैं, एक है जीरो कॉमा वन, एक है जीरो कॉमा माइनस वन, ठीक है। तो एक बार y की वैल्यू पॉजिटिव में ले ली, एक बार y की वैल्यू नेगेटिव में ले ली, तो दो पॉइंट आ रहे हैं, तो जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा माइनस वन, ये दो पॉइंट आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। चलिए बहुत अच्छे। 14th क्वेश्चन है, तो 14th क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर हो सम इज 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। तो सच डेट के बाद जो होता है वो आपकी कंडीशन होती है, तो ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट ऐसे ही कट गया, ये भी कट गया, ये ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। दो ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि सच डेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ स्क्वायर को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, हाँ ठीक है। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का, तो देखो एक्स वाई जेड जो आपका है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो आपका फंक्शन होता है वो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास मिनिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। फंक्शन अगर आपका यहाँ पे लेस देन जीरो होगा, इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। तो आप उल्टा चलता है यहाँ पे, आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम, लेसर देन जीरो होगा तो मैक्सिमम। तो क्योंकि आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, ओके। एंड ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप डोनेट कर सकते हो। इट कुड बी 50 रुपीज, इट कुड बी 500 रुपीज, और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट करोगे उसका यूज हम आपको और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे बाकी वीडियोस, बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। मैच 02 के भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, अभी कुछ वीडियोस रिमेनिंग है तो उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके उसको बना सकूँ, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप हमारी स्टैट 02 के बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, इवन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टैट 01 सब्जेक्ट है तो आप इसको भी देख सकते हो, ये कंप्लीट वीक 12 तक कंप्लीट है, तो लाइक आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर वे में हमने मैथ 01 के लिए यहाँ पे मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हो। एंड इंग्लिश 01 भी हमने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश 02 भी हमने वीक क्विज 1 तक अभी कंप्लीट कर रखा है, एंड क्विज 2 का जो कंटेंट है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाएं। बाकी इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं ला सकूं, ठीक है। बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारे नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे स्कैन करके दिक्कत हो रही है तो इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उस पे क्लिक करके हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, एंड कहीं न कहीं आपका जो प्यार है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।